हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग सब अच्छे से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम अंकिता लाल है और मैं आप लोग को एनसीईआरटी बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ। आज हम लोग क्लास 9 के चैप्टर 13 को करेंगे, जो कि है वाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों होते हैं। अगर इस चैप्टर की मैं बात करूँ तो ये चैप्टर आपका इस तरह का है कि ये पूरा ना प्रीलिम्स मटेरियल है। ये प्रीलिम्स मटेरियल मान सकते हैं आप इसको, क्योंकि इसमें जो बीमारियों के नाम है ना वो आ जाते हैं एज इट इज़। तो इसमें सिर्फ डिजीज़ेस के नाम और उससे रिलेटेड जो ऑर्गेनिज़म है जिसकी वजह से ये हो रहा है वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो आपकी लाइफस्टाइल, वो आपकी लाइफस्टाइल जीवन शैली के बारे में बताता है। तो वो आपके लिए मेंस के लिए काम कर सकता है, इन्वायरमेंट में काम कर सकता है, ये आपके इंटरव्यू वगैरह में काम कर सकता है, क्लीनलीनेस पे अगर आप बोले, डिबेट वगैरह आप करना चाहें तो उसमें काम कर सकता है। यानी कि ये चैप्टर काफ़ी आसान है रिलेटिवली 9 क्लास के बाकी चैप्टर से, और इसका रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, और स्पेशली डिजीज़ वाला पार्ट। तो जो बाकी चीज़ें हैं उसको हम लोग एज अ लाइफ लेसन की तरह पढ़ेंगे, तो वो पढ़ाई कम रहेगी और हमारे लिए ऐसा रहेगा कि हम इंटरैक्ट कर रहे हैं। बट जब डिजीज़ आएंगे तो वो मैं आपको बिल्कुल अच्छे से याद करवाऊंगी और आपको टेक्निक्स भी दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जिस तरह से आप लोग देख सकते हैं, चैप्टर का नाम है वाई डू वी फॉल इल, ठीक है, जिसको हिंदी में कहें तो हम बीमार क्यों होते हैं। तो उसको स्टार्ट करते हैं डिटेल में। देखिए, हेल्थ होता क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं तो स्वास्थ्य के बारे में आप क्या बोलेंगे। एक स्वस्थ इंसान कौन है, स्वास्थ्य क्या होता है। तो वो ऐसी चीज़ होती है जब हमारी एबिलिटी हो टू फंक्शन वेल, फिजिकली भी, मेंटली भी और सोशली भी। जब भी हम लोग हेल्थ की बात सोचते हैं ना, स्वास्थ्य की बात सोचते हैं, तो हम सिर्फ सोचते हैं कि फिजिकली, शारीरिक तौर पे हम किस तरह से हैं, शारीरिक देखते हैं, शारीरिक तौर। बट हम ये भूल जाते हैं कि हेल्थ सिर्फ शारीरिक ही नहीं, मानसिक भी है, मेंटल भी है। ओके, मेंटल हेल्थ भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी फिजिकल हेल्थ, और साथ ही साथ सामाजिक हेल्थ, सोशल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर यूनी डायमेंशनल सोचते हैं, ठीक है, हम यूनी डायमेंशनल सोचते हैं, एक डायमेंशन से सोचते हैं। बट ये हाई टाइम आ गया है कि हम मल्टी डायमेंशनल सोचना शुरू करें। और इसी वजह से अगर हम मल्टी डायमेंशनल देखें तो हेल्थ का मतलब होता है फिजिकल, मेंटल एज वेल एज सोशल। और हेल्थ जो है एक इंसान का दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो वो जहाँ रहता है, जो उसका इन्वायरमेंट है, जो उसकी सराउंडिंग है वो, और दूसरा उसका एक फिजिकल इन्वायरमेंट। उसके अलावा वो कैसे अपने लोगों के साथ भी एक हार्मनी बना के रखता है, उस पर डिपेंड करता है। तो सोशल इक्वालिटी और हार्मनी बहुत ज़रूरी है इंडिविजुअल हेल्थ के। दो तरह की हेल्थ होती है, एक होता है इंडिविजुअल, एक होती है कम्युनिटी। देखिए, हम सामाजिक व्यक्ति हैं, हम समाज में रहते हैं, ठीक है, हम सामाजिक प्राणी हैं। और सामाजिक प्राणी होने की वजह से हमारा जो लाइफ है वो एक समाज के इर्द गिर्द घूमता है। ह्यूमंस की बात कर रही हूँ। और एक समाज के इर्द गिर्द घूमने की वजह से सिर्फ हमारी हेल्थ ही नहीं, कम्युनिटी की हेल्थ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी इंडिविजुअल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है। दोनों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। अगर हम एक बात कहें तो हेल्थ का मतलब हम सोचते हैं कि अच्छा रहना बस, पर ऐसा नहीं है। अच्छा रहना ही सिर्फ हेल्थ नहीं है। हेल्थ का मतलब ये भी है कि हम मेंटली, सोशली और फिजिकली वेल हों, साथ ही साथ हमारे में कोई बीमारी भी ना हो। ऐसा कौन बोलता है? ऐसा WHO बोलता है। WHO ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपकी जो है हेल्थ की वर्ल्ड लेवल पे बीमारियों की, इन सब चीज़ों की ध्यान रखता है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक UN की बॉडी है, UN की एजेंसी है, UN एजेंसी है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है। तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो है वो सोशल हेल्थ, यही सब चीज़ें देखता है। अच्छा, अगर सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ की बात की जाए, स्वास्थ्य के महत्व की बात की जाए, तो क्या है, क्यों अच्छा रहना ज़रूरी है। अच्छा रहना, स्वस्थ रहना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हमारा स्वास्थ्य खराब होगा, ठीक है, तो हम जो है वो सोसाइटी के लिए भी और खुद के लिए भी एक तरह से बर्डन हो जाएंगे,
एक बर्डन की तरह हम हो जाएंगे। तो जो बर्डन है हमारा वो नहीं हमें बनना है, अपने लिए भी और पूरे पूरे समाज के लिए भी। इसलिए हमें स्वस्थ रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और स्वस्थ रहने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम रोगों से सबसे पहले बच के रहें, ठीक है। और फिर हम लोग पहले फिज़िकल देख लेते हैं और फिर मेंटल और सोशल की एंड में बात कर लेंगे। फिज़िकल हेल्थ के लिए हमें जो है वो डिजीज़ से बच के रखना है, रोग से बच के रहना है। बट रोग होता क्या है? तो अगर हम लोग इंग्लिश में देखें तो अंग्रेजी का शब्द डिसबेस ये खुद परिभाषित करता है कि बाधित आराम, यानी कि डिजीज़ अगर लिटरली बोले तो डिजीज़ का मतलब हुआ बीइंग अनकंफर्टेबल, बाधित आराम का बाधा होना। तो ये होता है लिटरल मीनिंग ऑफ डिजीज़ वर्ड का ही, यानी कि अनकंफर्टेबल होना। और अगर किसी को कोई बीमारी हो जाए तो वो जो है वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर सकता, वो इंसान या उसके शरीर में जो है फंक्शनिंग अच्छे से नहीं हो सकती। और बीमारी कैसे किसी इंसान को एक रोग हुआ है ये पता चलता है सिम्टम्स से और डिजीज़ के साइन से। साइन और सिम्टम दो चीज़ें होती हैं जिससे पता चलता है कि किसी को भी किसी तरह की बीमारी है। तो हम पहले डिजीज़ की हमने देख लिया होता क्या है, डिजीज़ का मतलब रोग होता क्या है, बाधित आराम। अब हम लोग थोड़ा सिम्टम्स देखते हैं डिजीज़ की, होता क्या है सिम्टम्स। सिम्टम्स वैसी चीज़ है जब आपको फील हो कि कुछ तो गलत है, हो रहा है आपके शरीर में, कुछ तो गलत है, ठीक है। आपको लगेगा कि कुछ गलत फील होगा आपको। जैसे आपको क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? हेडेक एक सिम्टम है, खांसी एक सिम्टम है, कॉफ करना एक सिम्टम है, लूज मोशंस होना एक सिम्टम है, ठीक है। तो ये सिम्टम्स जो है ये हो गए आपके लक्षण, ये लक्षण होते हैं, ठीक है। तो इससे आपको पता चलता है कि कोई कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत चल रहा है। दूसरा होता है साइन, ठीक है, यानी कि संकेत। साइन यानी कि संकेत। संकेत क्या होते हैं? किसी भी बीमारी का अगर किसी को साइन फील हो रहा है तो वो क्या है? संकेत का मतलब होता है वो चीज़ जब एक फिजिशियन यानी कि एक डॉक्टर सिम्टम्स के बेसिस पे देखता है। जैसे अगर किसी को सिर में दर्द हो रहा है तो वो क्या करेगा, सिर दर्द उसका सिम्टम है, उसका लक्षण है कि हाँ मेरे सर में दर्द हो रहा है। एक डॉक्टर आएगा फिर वो साइन देखेगा कि कौन सी बीमारी की वजह से सर दर्द हो रहा है, वो संकेत कौन से हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, साइन जो है वो और पर्टिकुलर कर देता है, यानी कि एकदम बता देता है यही बीमारी हुई है। सिम्टम्स बहुत सारी बीमारी के एक हो सकते हैं, साइन किसी बीमारी का स्पेसिफिक होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? साइन विल बी स्पेसिफिक एंड सिम्टम विल बी मोर जेनेरिक, जनरल होगा। तो यही इन दोनों में अंतर है। पता होना चाहिए सिम्टम और साइन में क्या अंतर है, कल को दिक्कत नहीं होगी। फिर हम बात करते हैं पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज़ की। मैंने अभी आपको बोला एक पर्सनल हेल्थ होती है, कम्युनिटी हेल्थ होती है, और दोनों हेल्थ के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अगर हिंदी में कहें तो व्यक्तिगत तथा सामुदायिक, ये दोनों की दोनों समस्याएं जो हैं वो किसी के स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। तो अगर हम लोग पर्सनल और कम्युनिटी इश्यूज़ की बात करें तो हेल्थ, हर जो ऑर्गेनिज्म है उसका हेल्थ डिपेंड करता है उसके सराउंडिंग और इन्वायरमेंट में, यानी कि उसको अपना इन्वायरमेंट जहाँ वो रहता है उसको ठीक करके रहने की ज़रूरत है। आपने नोटिस किया होगा जब बहुत सारी बीमारियां होती हैं या फिर कोई बहुत बड़ा तूफान आ गया या फिर अर्थक्वेक आ गया तो आपने नोटिस किया होगा बहुत बीमारियां फैलती हैं। या कोई वॉर भी होता है ना, किसी कहीं पे कोई वॉर होता है तो भी वहाँ पे बीमारियां फैलती हैं। क्यों? क्योंकि आपका इन्वायरमेंट आपने सही नहीं रखा, आपने अपने इन्वायरमेंट को सही नहीं रखा। इन्वायरमेंट सही नहीं था तो इस वजह से बीमारियां हो गई। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसका मतलब पर्सनल और कम्युनिटी दोनों इश्यूज़ हेल्थ को अफेक्ट करती है। कम्युनिटी इशू भी देख लिया, यही चीज़ यहाँ पे हिंदी में भी लिखी हुई है। ये देखिए, अगर इस पिक्चर को देखेंगे तो आपको क्या करके रहना है एक बीमारी से बचने के लिए और अपना सैनिटेशन और हाइजीन मेंटेन करने के लिए आपको 5F करने की ज़रूरत है। वो बताती हूँ क्या। पहला है फ्लूइड, आपको पूरा अच्छे से पानी पीना है। दूसरे फिंगर्स यानी अपने हाथ अच्छे से धोने हैं ताकि कुछ भी खाने से पहले। फिर है फ्लाइज, मधुमक्खी कीड़े मकोड़ों से बच के रहना। फिर होता है फील्ड, यानी कि आप जो है वो सब्ज़ी खाएं फील्ड में से उगा के, क्लीन साफ़ सब्जियां। और एक और फील्ड का मतलब होता है कि फील्ड में थोड़ा सा आप ना अवॉइड करें बाहर में शौच करना। फिर बारी आती है फीकल मैटर की। फीकल मैटर का मतलब होता है कि वो जो एक्सक्रीटा हो गया, वो सारी चीज़ें से बच के रहना है, वो भी एक एफ में ही आता है। फिर आ गई आपकी
फ्लूइड्स जो हमने बात की थी, फ्लड की बात की थी, फ्लड जैसे बाढ़ वगैरह आया यानी कि किसी भी तरह का बीमारी हुआ तो उसमें भी आप लोगों को बच के रहना, ड्रेनेज सिस्टम सही रखना है, पानी इधर उधर ना रहे। आपने कभी सोचा है कि पानी का जमाव क्यों बोलते हैं कि क्यों वाटर शुडंट बी लॉग्ड, वाटर लॉगिंग क्यों नहीं हो, बोलते हैं ऐसा वाटर लॉगिंग ना हो। ऐसा इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वाटर लॉगिंग होती है ना तो वो ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है। ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है किसके लिए, तो मच्छर और मक्खी, मस्कीटोज़ और फ्लाइज़ के लिए, स्पेशली मस्कीटोज़ के लिए। यहाँ पे ये लोग ब्रीड करते हैं और फिर बीमारियाँ फैलाते हैं, डिजीज़ेस करते हैं। इसीलिए कहीं पे भी ना वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तो इसी की बात की जा रही है। अब कुछ सिम्टम्स मैं आपको दिखाती हूँ। सिम्टम्स क्या हैं जो अभी हमने बात की है, संकेत। एक तो हेडेक, अकड़ जाना गर्दन, फीवर होना एक सिम्टम है, कन्फ्यूजन होना, आप कुछ फोकस नहीं कर पा रहे हो ये भी एक सिम्टम है, सांस लेने में दिक्कत एक सिम्टम है, कान में दर्द, नाक में दर्द, गले में दर्द, ये सारी चीज़ें सिम्टम है। फिर उसके बाद अब हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़। हमने बीमारी की बात की होता क्या है, अब हम उसको क्लासीफाई करेंगे कि क्या क्या तरह की बीमारियां होती हैं। तो बीमारियां दो तरह की होती हैं, एक होता है अक्यूट और दूसरा होता है क्रॉनिक। एक होता है अक्यूट और दूसरा होता है क्रॉनिक। अक्यूट का मतलब होता है जो कि बहुत कम समय तक लास्ट करे, ठीक है। अक्यूट का अगर हम हिंदी कहें तो अक्यूट को कहते हैं तीव्र, तीव्र यानी कि प्रचंड, ये होती है अक्यूट बीमारी, इसको कहते हैं तीव्र या फिर प्रचंड। एक मिनट मैं इसको सही से लिख देती हूँ, तीव्र या फिर प्रचंड। कहते हैं तीव्र या प्रचंड, और दूसरे होते हैं दीर्घकालिक। दीर्घकालिक का यह मतलब होता है कि जो कि क्रॉनिक है, ठीक है। पहले मैं अक्यूट के बारे में बता देती हूँ। अक्यूट बहुत छोटे समय के लिए होता है, जिसकी अवधि कम होती है, जैसे कि कोल्ड, अगर आपको सर्दी खांसी होती है तो कितने कम देर के लिए होती है, फिर ठीक हो जाती है। दूसरा होता है क्रॉनिक, दीर्घकालिक, यह ऐसा होता है जो परसिस्टेंट होता है और बहुत लंबे समय तक चलता है, जैसे कि टीबी। आप देख रहे हो जो जीवन पर्याय रहे, कभी कभी लाइफ लॉन्ग भी लास्ट कर सकता है, उसको कहते हैं दीर्घकालिक, दीर्घकालिक रोग, जिसका मतलब ये हुआ लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है, टीबी। कॉजेज ऑफ डिजीज़ की बात की जाए तो बीमारी जो होने का कारण है वो दो तरह का हो सकता है। हमने टाइप ऑफ बीमारी देख लिया, अब हम कारण देखेंगे फैलने का। एक होता है संक्रामक और एक असंक्रामक, वन यानी कि इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस वैसी होती हैं जो इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट के वजह से होता है, जैसे कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, छोटे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सूक्ष्म जीव के वजह से, ठीक है, तो वो हो जाएगा इन्फेक्शियस। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया टीबी, जो कि बैक्टीरिया कॉज करता है। These agents can spread in community disease and they can also be spread by them। मतलब ये किसी बड़े कम्युनिटी में भी बीमारी कर सकता है या फिर ऐसे भी, इसको कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस। संक्रामक कारक हो गया, ठीक। दूसरा नॉन इन्फेक्शियस जो होते हैं वो जो है मोस्टली इंटरनल होते हैं, इसको कोई इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट की वजह से नहीं होता, जैसे कैंसर, ये किसी जेनेटिक इश्यूज़ की वजह से हो रहा है, या हाई ब्लड प्रेशर, वो बहुत ज़्यादा वेट की वजह से या एक्सरसाइज नहीं करने के वजह से, तो ये नॉन इन्फेक्शियस है। यहाँ पे किसी तरह का कोई कारक नहीं है, यानी कि कोई सूक्ष्म जीव, ये सब कोई कारक नहीं है यहाँ पे, ये बिना किसी कारक के होता है, ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस के लिए है, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा इन्फेक्शियस डिजीज़ को थोड़ा डिटेल में देखेंगे, क्योंकि इसके एजेंट्स हम लोग को पढ़ना ज़रूरी है, और एजेंट इसीलिए पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि इसी एजेंट पे आता है आपका क्वेश्चंस भर भर के। चलो पहले इन्फेक्शियस एजेंट संक्रामक कारक को देखते हैं। वो है दो कैटेगरी में, यूनिसेलुलर और माइक्रोस्कोपिक मल्टीसेलुलर, यानी कि सिंगल सेल के या फिर ढेर सारे सेल के बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है, ठीक है। कोशिका आप जानते हैं, तो एक कोशिका या फिर एक से ज़्यादा कोशिका, तो कोशिकाओं के उस पे देखा जाता है कि एक है या एक से ज़्यादा है, एक या एक से ज़्यादा है, एक या उससे ज़्यादा, इसके बेसिस पे हम देखते हैं, ठीक है। ये आपको पता चल गया, तो इसको पता हमने कर लिया।
एजेंट्स के दो टाइप, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। अब इसके अलग अलग टाइप देखते हैं। चलो पहले माइक्रोस्कोपिक देखते हैं। जो माइक्रोस्कोपिक हैं वो कौन से हैं, यानी जिनको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। मैंने आपको क्लासेस में पढ़ाया था कि कौन होते हैं माइक्रोस्कोपिक। वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म और ये बीमारी को संक्रामक कारक होते हैं। एंड देन यूनिसेलुलर में आपके आगे प्रोटोजोआन, ये एक सेल के ही बने होते हैं और ये भी करते हैं। और मल्टी सेलुलर में आपके कीड़े मकोड़े हो गए, ठीक है। यहाँ पे देखो वायरस वगैरह या खांसी जुकाम एड्स वगैरह ये सारी जो बीमारियां हैं ना, इसको बैक्टीरिया द्वारा होता है। सॉरी, एड्स जो है वो वायरस द्वारा होता है और बैक्टीरिया के द्वारा ये टाइफॉइड, हैजा ऐसी बीमारियां होती हैं। यही चीज़ लिखी है, इसी को अब हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। देखो वायरस और बैक्टीरिया, और मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ की वजह से होता है, तो इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। चलो वायरस के, अब ये इन्फेक्शियस एजेंट वाली चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो इसको मैं स्टार मार्क कर देती हूँ, डबल स्टार मार्क। पहला हो गया वायरस। वायरस में हो गया कि कौन कौन से वायरस से कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं। तो कॉमन कोल्ड, जो सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है, इन्फ्लुएंजा, उसके बाद पोलियो, रेबीज, स्मॉल पॉक्स, मीज़ल्स, हैजा जिसकी बात करते हैं, येलो फीवर, ये सारी चीज़, एड्स, ये सारे, फिर टोबैको मोजाइक वायरस प्लांट में भी तो बीमारी होती है, ये वायरस के वजह से होती है। फिर अब हम बात करेंगे बैक्टीरिया, देख लेते हैं। पहला वायरस इंपॉर्टेंट है, फिर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है, तो टीबी, ठीक है, कोलेरा, टेटनस, सिफिलिस, निमोनिया, ये सारी बैक्टीरिया से होती है। एक चीज़ याद रखेंगे, कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है पर निमोनिया बैक्टीरिया से होता है, तो इसको याद रखना है क्योंकि ये कन्फ्यूज़ कर देगा एग्जाम में। फिर बात करते हैं रिकेटेशिया। रिकेटेशिया भी एक तरह का एजेंट ही है जिसके वजह से टाइफस फीवर या ट्रेंच फीवर होता है, तो इसको आप याद रखेंगे। फिर बारी आती है मोल्ड और फंजाई। मैंने आपको फंजाई बताया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, फंजाई भी एक ऑर्गेनिज्म होता है। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब क्लासिफिकेशन, तो मैं आपको बताऊंगी फंजाई क्यों अलग है प्लांट और एनिमल दोनों से। तो फंजाई और मोल्ड की वजह से जो बीमारी होती है, ये आपके बहुत सारे एग्जाम्स में भी आया है। फंजाई से मैं देखती हूँ अक्सर आता है रिंग वर्म और एथलीट्स फुट, ये आते हैं, तो ये याद रखेंगे। फिर बारी आती है प्रोटोजोआ की। तो प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है, आप सबको पता है, ये तो बहुत अब कॉमन हो चुका है, सबको पता होता है मलेरिया एक प्रोटोजोआ से होता है। लेकिन स्लीपी सिकनेस थोड़ा भूल जाते हैं लोग। स्लीपिंग सिकनेस भी जो है वो एक प्रोटोजोआ से ही होता है। स्लीपिंग सिकनेस जो है वो भी एक प्रोटोजोआ से होता है, और इस प्रोटोजोआ का नाम है ट्राइपैनोसोमा, ठीक है। सॉरी थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गोल हो गया, बट ये है ट्राइपैनोसोमा। ये एक ऑर्गेनिज्म होता है, ट्रिप्नोसोमा, ट्राइपैनोसोमा, आप कुछ भी बोल सकते हो, आपके प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है। ये एक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि एक फंजाई है, इसके वजह से होती है स्लीपिंग सिकनेस, ट्राइपैनोसोमा, ट्रिप्नोसोमा, ये याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसका नाम स्पेसिफिकली मेंशन किया, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी स्लीपिंग सिकनेस की जगह आपको ट्रिप्नोसोमियासिस भी दे सकता है, ठीक है। इसी सोमा में ट्रिप्नोसोमियासिस दे देगा, ठीक है, सोमियासिस दे देगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ओके। फिर बारी आती है वर्म हो गए कीड़े मकोड़े, तो फिलेरिया, टेप वॉर्म, गिनी वॉर्म, पिन वॉर्म से कुछ बीमारी होती है। फिर बारी आती है माइट भी एक तरह के ये हैं, कीड़े मकोड़ों की ही एक प्रजाति कह सकते हैं, जिसे स्केबीज नाम की बीमारी होती है। तो ये बॉक्स जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 1-2 बार पढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा फोकस रखना है वायरस पे, बैक्टीरिया पे, मोल्ड, फंजाई एंड प्रोटोजोआ पे, ये चारों पे पहले फोकस रखना है। फिर रिकेटेशिया, वॉर्म और माइट्स करनी है। ये थोड़ा हाई लेवल है, ये नहीं पूछा है अभी तक, पर पूछ सकता है, और मैं नहीं चाहती कि आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन मिस हो। तो इससे हम लोगों ने अलग अलग बीमारी, उसके टाइप देख लिए। उसके अलावा और भी मैं लेकर आई हूँ इसमें, मैं क्योंकि मुझे पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही मेन मसाला इस पूरे चैप्टर का। इसके आगे सिर्फ बातें हैं जो आपको पता है और आपको बस अपनी लाइफ में फॉलो करनी है, ठीक है। चलो कुछ और बीमारियां देखते हैं। बैक्टीरिया एकदम ब्रॉड है, बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारी होती है, तो आपको इतना बड़ा लिस्ट दे दिया मैंने, तो इस लिस्ट से बाहर तो कुछ नहीं जाएगा। तो अगर ये लिस्ट कर ली तो सोच लीजिए आपकी बीमारी वाला क्वेश्चन तो एक फिक्स है। और बीमारी वाले क्वेश्चन अगर आप BPSC के अलावा भी कुछ दूसरे एग्जाम्स देना चाहते हो, SSC हो गई, या फिर उससे ऊपर बढ़ना चाहते हो, CDS टाइप के एग्जाम्स देना चाहते हो, तो उसमें इस तरह इससे ना इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस आपको एज इट इज़ दिख जाएंगे, तो आपकी उधर भी हेल्प आ जाएगी, ओके। और BPSC में तो आएगी ही आएगी। हम
कुछ कमी नहीं छोड़ेंगे। चलो बैक्टीरिया की बात करें तो टीबी आपको बताया, निमोनिया आपको बताया, उसके अलावा आपको गोनोरिया, टेटनस, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, ब्यूबोनिक प्लेग, स्कारलेट फीवर, ये सब याद होने चाहिए। और ये कैसे याद हो गया आप पूछोगे मेरे से, मैम मैं इसको याद कैसे करें? तो बड़ा आसान तरीका है, आप कोई एक पकड़ लो, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ या हेलमिंथिस, स्पेशली ये तीनों, ठीक है। प्रोटोजोआ से मोस्टली आपके क्वेश्चंस जो हैं वो मलेरिया वगैरह पे ही छूट जाता है। अब ये तीनों पकड़ लो, इसमें आप पकड़ लो बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई। उसमें आप एक काम करो, वायरस से जो जो बीमारियां होती हैं वो याद कर लो, ठीक है। और फंजाई से आप एथलीट फुट और रिंग वॉर्म याद कर लो, और बाकी सारे वायरस से कर लो, जो बाकी बचे वो बैक्टीरिया ही होंगे। मैं इसीलिए कह रही हूँ कोई एक पकड़ लो आप। वायरस बोलूँगी पकड़ने के लिए थोड़ा आसान है, बैक्टीरिया की लिस्ट बहुत लंबी हो जाती है। वायरस पकड़ के याद कर लो, फंजाई से एथलीट फुट और रिंग वॉर्म याद कर लो, आपको बाकी एकदम आराम से याद हो जाएगा। तो बैक्टीरिया में हो गया टीबी, वायरस में हो गया एड्स, इन्फ्लुएंजा, हर्पिस कॉज करता है, वायरस हेपेटाइटिस कॉज करता है, हर तरह के, कॉमन कोल्ड, पोलियो वायरस कॉज करता है, मम्प वायरस कॉज करता है, रुबेला, मोनोन्यूक्लियोसिस, ये सारे वायरस कॉज करता है। और फंजाई में एथलीट्स फुट, रिंग वॉर्म, ये दोनों आपको मेनली याद रखना, और कैंडिडियासिस भी याद रख सकते हो। तो जो बचा वो बैक्टीरिया हो गया। फिर आपको प्रोटोजोआ की बात बताए तो एमीबियासिस, एमीबा एक प्रोटोजोआ है तो उससे याद रहेगा। उसके अलावा न्यूमोसिस्टिस होता है, जियार्डिसिस होता है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस होता है। ये एक बार आप पीडीएफ देखना और पीडीएफ से कोशिश करना कि जितने क्वेश्चंस आपको मिल सके क्वेश्चन बनाओगे तो ही याद होगा। फिर बारी आती है हेलमिंथिस, जो कि होते हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट से होता है लिम्फेटिक फिलेरियसिस, ये इंपॉर्टेंट है, ये एलिफेंटियासिस, फिलेरियसिस, क्योंकि ये जो है ना ये एग्जाम में आ जाता है एलिफेंटियासिस, तो ये एक हेलमिंथिस की वजह से होता है। फिर बारी आती है स्किज़ोसोमियासिस की, एस्केरियासिस की, ये सारे भी उसी से होते हैं। फिर बारी आती है टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट। इस तरह से हमने डिजीज़ के टाइप्स देख लिए। अब हम ट्रीटमेंट देखेंगे। अगर बीमारी हो गई तो उसकी ट्रीटमेंट भी तो करने की ज़रूरत है ना, तो किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं, किस ऑर्गेनिज्म को किस तरह का ट्रीटमेंट लगता है, ये अब हम देखेंगे। ट्रीटमेंट करने वाले थे। ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट होता है उपचार। तो उपचार किस पे डिसाइड होगा? अगर आप कोई बीमारी लेकर जाते हैं किसी डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर सबसे पहले कैसे ट्रीटमेंट देगा, उपचार कैसे देगा, तो वो देखेगा कि कौन से तरह के माइक्रोब ने उस बीमारी को किया है और उसके बेसिस पे वो आपकी ट्रीटमेंट करेगा। जिसका सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं कि वो बीमारी बैक्टीरिया से हुई है, वो बीमारी वायरस से हुई है, या वो बीमारी फंजाई से हुई है, इस बेसिस पे उनका उपचार यानी कि उनका ट्रीटमेंट भी वेरी करेगा। तो उसी को हम लोग 1 बाय 1 करेंगे। चलिए देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स डिसाइड्स द टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। ये तो मैंने आपको समझा दिया। तो अगर हम लोग स्टार्ट करें तो पहले हम लोग वायरसेस की बात करते हैं। हमने ऊपर देखा वायरसेस से कौन सी बीमारी होती है, HIV, एड्स। तो चलो एक एग्जाम्पल लेकर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी को हो गया है कॉमन कोल्ड, जो हमारा कोविड-19 आया था। कोविड-19 कौन सी बीमारी थी? वो भी तो वायरल थी कि नहीं? कोविड-19 वॉज ऑल्सो अ वायरल डिजीज़। तो अगर मान लो किसी को कोविड तो नहीं हम बात करते, चलो कॉमन कोल्ड की बात करते हैं। मान लो किसी को कॉमन कोल्ड हुआ है, तो पहले डॉक्टर के पास आप जाओगे तो डॉक्टर देखेगा आपको हुआ क्या है, फिर डॉक्टर देखेगा कि कौन से ऑर्गेनिज्म ने ये बीमारी की है। तो यहाँ हमने देख लिया वायरस कर रहा है। तो वायरस के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी होगी। वायरस हमेशा होस्ट सेल के अंदर होता है। चलो वायरस की बात हुई है तो मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बता देती हूँ, जैसा मैं हर बार करती हूँ। पहली चीज़ तो ये कि अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ वायरस, वायरस क्या है, तो आप बोलोगे क्या ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नॉन लिविंग? तो आपका आंसर होगा नीदर। ना ही ये लिविंग है ना ही ये नॉन लिविंग है। वायरस एक ऐसी एंटिटी होती है ना जो अगर होस्ट सेल के बाहर है, अगर होस्ट सेल का मतलब हुआ जिसके अंदर ये जाकर मल्टीप्लाई करती है, उसके अगर ये बाहर है तो ये जो है वो निर्जीव होगा। निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग, ये निर्जीव होगा। अगर ये होस्ट सेल के अंदर आ जाता है, अंदर आते ही ये जीवित हो जाता है। और ये जीवित कैसे होता है, प्रमाण कैसे है कि ये जिंदा है? तो ये मल्टीप्लाई करता है, यानी कि ये रिप्रोड्यूस करता है। दिस इज देयर प्रूफ दैट दिस इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे हमने थोड़ा सा वायरस के बारे में बात कर लिया। वायरस के बारे में अब ये तो पता चल गया आपको किसी होस्ट के अंदर होगा।
तो क्या होगा, पहले अगर किसी को पता चलता है कि कॉमन कोल्ड है तो उसका ट्रीटमेंट वैसे होगा कि वायरस है, यानी कि वायरस होस्ट सेल के अंदर आए, यानी उसका मल्टीप्लिकेशन रोकना है, हमें यही करना है, तभी तो हम मार पाएंगे, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। तो क्या किया जाता है, एंटीवायरल ड्रग्स दी जाती हैं, एंटीवायरल दवाइयाँ दी जाती हैं। ओके, अब अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो अगर किसी को बैक्टीरियल डिजीज़ हुई है, एक बैक्टीरियल डिजीज़, जैसे मैं किसी डिजीज़ का नाम लूँ ना, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम लूँ, तो आप लोग किया करें ना, अपने दिमाग में 2-3 डिजीजेज याद किया करें। ये एक मैं आप लोगों को हैक दे रही हूँ, ताकि एग्जाम में जब आप क्वेश्चंस करोगे ना कि ये कौन सा बैक्टीरिया से होता है, ये कौन सा वायरस से होता है, तो ये हैबिट होगी ना, दिस इज कॉल्ड एक्टिव रिकॉल। अगर ये हैबिट होगी तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी होगा एग्जाम में आंसर्स पता करना। ये बस मेरी तरफ से आप लोगों के लिए कुछ टिप्स थे। तो अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया कभी भी होस्ट सेल या ऐसा कुछ गेम नहीं होता है इसमें। बैक्टीरिया जो है वो सिंपल एक ऑर्गेनिज्म है जो जिंदा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो कि मोनेरा के अंदर आता है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं दे देती हूँ, किंगडम मोनेरा के अंदर। जब मैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कराऊंगी तब बताऊंगी आपको कि मोनेरा क्या होता है, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का अलग जीवन है, वो ऐसा कुछ होस्ट वाला चीज़ नहीं है। तो हम देंगे एंटी बैक्टीरियल ड्रग। जैसे अगर एक बैक्टीरियल बीमारी की बात करें जो बहुत ही फेमस है, वो है टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस इज़ अ टाइप ऑफ डिजीज़ जो कि बैक्टीरिया से होता है। तो अगर किसी को टीबी हुआ है तो क्या आप उसको एंटीवायरल ड्रग दोगे? नहीं, आप उसको एंटीबैक्टीरियल ड्रग दोगे। और चलो अगर टीबी की बात हुई है तो यहाँ भी एक एक्स्ट्रा चीज़ बता देती हूँ। अभी जो है एंटीबैक्टीरियल रेजिस्टेंस, एंटीबैक्टीरियल नहीं, सॉरी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस करके एक प्रॉब्लम हो गई है इंडिया में, सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। ये एक तरह का एपिडेमिक जैसा ही हो गया है। अगर मैं इसको आप लोगों को बताऊं हिंदी में, एपिडेमिक जिसको हम लोग क्या कहते हैं, महामारी कहते हैं। तो अगर महामारी की तरह ये फैल गया, होता क्या है कि मैंने बहुत पहले भी एक क्लास में आप लोगों को बताया था, बट मैं ये फिर से एम्फेसिस कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। सिर्फ प्री के पर्सपेक्टिव से ही नहीं, मेंस में भी आपके काम आ जाएगा। क्या होता है, डॉक्टर अगर किसी को टीबी होता है तो डॉक्टर लिख देता है उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन कि आपको मान लो 10 दिन तक एंटीबायोटिक लेना है। फॉर एग्जाम्पल, 10 दिन तो बहुत छोटा डोज दे रही हूँ, बट एक एग्जाम्पल है। बट लोग क्या करते हैं, जब उनको 8वें दिन सही लगने लगता है वो छोड़ देते हैं। ये 2 दिन जो फाजिल रह गए, इसमें क्या होता है, जिस बैक्टीरिया से आप लड़ने के लिए एंटीबायोटिक दे रहे थे, एंटीबायोटिक दिया जाता है जब किसी को बैक्टीरियल डिजीज़ होती है, तो उस बैक्टीरिया को याद हो चुका है कि ये एंटीबायोटिक देने की वजह से मेरी मौत होगी, तो वो उससे बचने के लिए एंटीबॉडीज़ बना लेगा, जैसे हम करते हैं। मैंने आप लोगों को इम्यूनिटी में भी समझाया था कि किस तरह से हमारा शरीर एंटीबॉडीज़ बनाकर लड़ता है। तो वैसे बैक्टीरिया भी तो एक जीवन है ना, तो वो भी तो अपने आप को बचाएगा। अब आपने 8 दिन ही लिया, आपने 2 दिन नहीं लिया, आपकी बीमारी तो ठीक नहीं हुई ना, क्योंकि आपको तो 10 दिन में ही ठीक होना। अब मान लो आपको फिर से इश्यूज़ होते हैं टीबी के, आपकी टीबी नहीं ठीक होती, तो अब क्या करोगे, फिर से यही एंटीबायोटिक लोगे। लेकिन इस बार ये एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपने उस बैक्टीरिया को याद दिला दिया है कि इससे मैं मरूंगा। तो ये होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो गया है इसके लिए, और इस वजह से वो अब इससे काम ही करना बंद कर देगा। ये इस वजह से क्या होता है, जो दवाइयाँ बनती हैं वो फिर इनएफिशिएंट हो जाती हैं। तो इससे मैं आप लोगों को ये भी चीज़ एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, जब भी डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक लिखें कॉमन कोल्ड के लिए, कॉमन कोल्ड तो नहीं, जो भी बैक्टीरियल डिजीज़ हैं उनके लिए, तो आप उसको कंप्लीट करें डोजेस, कभी भी आधा में नहीं छोड़ें। तो ये तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा बता दिया। चलो अब हम एक चीज़ बताते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ये बहुत क्विकली मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जबकि अगर कोई बीमारी वर्म से हुई है, मैंने आपको ये भी बताया था वर्म से भी बीमारी होती है। वर्म कौन? हेलमिंथिस और पैरासाइट। ये देखो ऊपर के पिक्चर में आप देख पा रहे हो, ये हुक वर्म, लिम्फेटिक फिलारियसिस, एस्केरियसिस, एलिफेंटियसिस, ये सारे वर्म से होने वाली बीमारियाँ। वर्म का मतलब कीड़ा। वर्म बहुत धीरे धीरे मल्टीप्लाई करता है। तो अगर मान लो इसका रिप्रोडक्शन इतना स्लो है तो इसको ट्रीटमेंट यानी इसके उपचार का तरीका भी स्लो होगा। ये उसके अलावा जो बैक्टीरियाज होते हैं वो सारे रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, और वायरसेस और वाइस वर्सा, मतलब जो भी बीमारियां होती हैं इन बैक्टीरियाज के वजह से, वो आपको ये भी देखना होगा कि कौन से जीनस से हो रही है। ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हो कि अगर किसी का ट्रीटमेंट हो रहा है तो उसमें भी कितनी टेक्निकलिटीज़ हैं।
अगर हम लोग बात करें, मेनी लाइफ प्रोसेसेस आर सिमिलर इन बैक्टीरिया ग्रुप बट नॉट शेयर्ड विद द वायरस ग्रुप। आप एक चीज़ नोटिस करोगे, जब आप बैक्टीरिया को डीपली स्टडी करोगे, हम हायर क्लासेस में करेंगे, और वायरसेस को डीपली स्टडी करोगे, तो आपको रियलाइज़ होगा कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन। सबसे ज़्यादा अगर कभी भी लाइफ प्रोसेसेस की बात हो रही होती है ना, तो हम रिप्रोडक्शन से रेफ़र कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ आप दिमाग में थोड़ा सा रखेंगे। रिप्रोडक्शन या फिर जैसी लाइफ प्रोसेसेस हैं, बैक्टीरिया और वायरस की ना थोड़ी सिमिलर होती हैं, बट अगर हम और भी मतलब इन चंक देखें सारी चीज़ें, तो फिर वो डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं। तो इससे ये आपको पता चल गया 2-3 चीज़ें। अगर हम क्विकली रिवाइज करें तो टाइप ऑफ ट्रीटमेंट में कौन सा ऑर्गेनिज्म कर रहा है वो मैटर करता है, फिर ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक मैटर करती है। तो इस तरह से हमने उपचार देख लिया। अब हम देखेंगे मीन्स ऑफ स्प्रेड, यानी कि रोग के फैलने का साधन, कैसे स्प्रेड होता है डिजीज़। तो बहुत सारे माइक्रोबियल एजेंट्स जो होते हैं वो मूव करते हैं ऑफ एन अफेक्टेड पर्सन टू समवन थ्रू व्हाट, कैसे किसी को कोई बीमारी होती है। तो मैं बता देती हूँ, कुछ तरीके होते हैं जिसकी वजह से होती है, जैसे एयर, वाटर, फिजिकल कांटेक्ट, वेक्टर। ये सब बहुत ज़्यादा मैटर करता है जब किसी को किसी तरह की बीमारी होती है। अगर दो तरह की, एक तो पहले मैं आपको बता दूं, 2 तरह की बीमारियां होती हैं। एक होता है कम्युनिकेबल डिजीज़, एक होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल को हिंदी में बोलते हैं संचारी रोग, ठीक है। अब मैं आपको समझाती हूँ, हमें इस चैप्टर में कम्युनिकेबल पर फोकस करना है, ठीक है। तो मैं कम्युनिकेबल ही बताऊँगी, बट थोड़ा थोड़ा आप लोगों को नॉन कम्युनिकेबल के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बताती रहूँगी। तो अगर हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज़ेस की बात करें, संचारी रोग, तो वो कैसे फैलता है। कम्युनिकेबल है, सिंपल भाषा में बात करें तो कम्युनिकेबल किस रूट वर्ड से आया होगा, कम्युनिकेट। कम्युनिकेट का मतलब क्या होता है, बात करना। बात करते क्यों हैं, ताकि इंफॉर्मेशन फैल सके। वैसे ही कम्युनिकेबल डिजीज़ भी जो है वो फैल रही है, इससे आप याद रखोगे, ठीक है। तो फैलती किस वजह से है, हवा में से, पानी में से, फिजिकल कांटेक्ट, जैसे कि हाथ में लाया किसी से। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अगर बात करें हम, तो अगर किसी को डेंगू होता है या फिर मलेरिया होता है, ये होता तो किसी, जैसे मलेरिया की अगर मैं एग्जांपल बात करूँ, तो मलेरिया एक प्रोटोजोआ की वजह से होता है जिसको प्लाज्मोडियम बोलते हैं। लेकिन ये प्रोटोजोआ ना खुद में नहीं कर सकता मलेरिया, इसको चाहिए होता है एक वेक्टर, यानी एक ऐसा एनिमल जिसके अंदर ये जाकर के उस पर हमला करेगा। ये एनिमल या वेक्टर जो भी है, एनिमल ही होता है मोस्टली, ये वेक्टर जाकर के उसके होस्ट को, जिसको उसको बीमारी फैलाना है, उसके पास जाएगा। यानी वेक्टर को आप बोल सकते हैं एक बीच का स्टेज, है कि नहीं, समझ पा रहे हैं ना आप लोग, बीच का स्टेज। यानी कि कोई भी बीमारी होने के लिए जो बीच में है, जो दोनों को फैला रहा है, जो दोनों का लिंक कर रहा है, वही वेक्टर है। तो वेक्टर्स की वजह से भी होता है। और वेक्टर के बारे में एक खास चीज़ बता दूं, ये मलेरिया का जो वेक्टर है वो रहता है फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो में, ठीक है। लेकिन अगर फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो की बात करें तो ये एनोफिलिस के अंदर कोई मलेरिया नहीं करता, ये करता ह्यूमन के अंदर है। यानी वेक्टर्स जो हैं वो खुद मोर और लेस प्रोटेक्टेड होते हैं बीमारी से, लेकिन जो ह्यूमन होते हैं, जो उनका अल्टीमेट होस्ट होता है, उसी को बीमारी होती है। तो आपको पता चल गया। अब हम थोड़ा सा एनसीईआरटी की बात करें तो डिजीज़ कॉजिंग यही चीज़ लिखी है कि कैसे एयर से जाता है। तो एनसीईआरटी में जो मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ मिली वो मैं आपको बता देती हूँ। एक होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का ये मतलब हुआ, जब भी खांसी होती है, जब भी छींकते हैं, तो पहले चलो हमारी जो भी बायोलॉजी होती है ना, वो हमारी लाइफ से ही रिलेटेड होती है। तो अगर आप अपनी लाइफ से आप सोचोगे, आपके लिए ईजी होगा। बचपन में जब हम छींकते थे तो क्यों कहा जाता था कि मुंह पर हाथ रखें, इसीलिए क्योंकि जब छींकते हैं तो हमारे निकलते हैं ड्रॉपलेट्स, ठीक है। अगर हिंदी में बात करें तो बूंदक निकलते हैं। ये ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो फैलते हैं, ठीक है। ये इनके अंदर बहुत सारी डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स होती हैं इन ड्रॉपलेट्स के अंदर। तो इसी वजह से जब किसी को सर्दी खांसी होती, किसी इन्फेक्टेड पर्सन को, यानी कि ऐसा इंसान जिसके अंदर ये बीमारी हो चुकी है, रोगी मनुष्य को अगर छींकता है या फिर खांसी भी करता है तो वो बूंदक फैलता है, यानी कि ड्रॉपलेट्स फैलते हैं। तो क्या कहा जाता है, खांसी जुकाम में अपना चेहरा ढक के रखो। यानी कि ये बूंदक यहाँ पे क्या हो गए, ड्रॉपलेट्स क्या हो गए, ये यहाँ पे हो गए मोड ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेबल डिजीज़ के मोड ऑफ कम्युनिकेशन हो गए, ठीक है। आप समझ गए। तो आपको ये ड्रॉपलेट वर्ड बूंदक याद रखना है, ये आपके काम का था। अब यहाँ पे मैं आपको पिक्चर में मैंने आपको दिखाया है कि किस तरह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज और कम्युनिकेबल डिजीजेज अलग होती हैं। यहाँ चलो कम्युनिकेबल की बात करते हैं। यहाँ पे आपको बैक्टीरियल एंड वायरल कम्युनिकेबल डिजीजेज दिख रही होंगी, जैसे HIV,
हेपेटाइटिस ए बी, मीजल्स हो गए, उसके अलावा कुछ ब्लड बॉर्न डिजीजेस हैं। ये आपको दिख रहा है किस तरह से माइक्रोब से हो रहा है, तो ये कम्युनिकेबल था। दूसरा है नॉन कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल का एग्जाम्पल हो गया जैसे किडनी फंक्शन। किसी को मान लो किडनी में इशू हुआ है, तो क्या अगर आप उसको टच करोगे या उस इंसान से मिलोगे तो आपको हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि वो नॉन कम्युनिकेबल है। जबकि अगर किसी को सर्दी खांसी या कोविड ही था तो कैसे हमारे फिजिकल कांटेक्ट से वो कम्युनिकेट कर रहा था? तो सिंपल सी भाषा में नॉन कम्युनिकेबल कम्युनिकेट नहीं करता है। तो एग्जाम्पल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज आपको पता होने चाहिए। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज, हार्ट की प्रॉब्लम नॉन कम्युनिकेबल है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी कि दिमाग से रिलेटेड बीमारियां, ये नॉन कम्युनिकेबल है। लिवर डिसफंक्शन, पल्मोनरी डिजीज, किडनी डिसफंक्शन, ये सारे नॉन कम्युनिकेबल हैं। तो ये हमने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कॉमन मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेस। वही चीज़ जो हमने ऊपर देखी ना, उसी का डिटेल देखेंगे। तो चलो पहले एयर की बात करें। मैंने आपको लिटिल ड्रॉपलेट यानी कि बूंदक के बारे में बताया था, ठीक है। ये देखिए बूंदक, ये आपके लिए लिख दिया है मैंने, बूंदक। तो ये पहला हो गया एयर। एयर में हो गया आपका ड्रॉपलेट, लिटिल ड्रॉपलेट्स निकलेंगी जिसकी वजह से वो ब्रीद इन कर लेगा इंसान, इन्फेक्शन हो जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल्स यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको ये भी बताती हूँ। आपको यहाँ क्या ध्यान रखना, आपको यहाँ एग्जाम्पल ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ स्टार मार्क कर देती हूँ। तो एयर की वजह से कौन सी बीमारियाँ होती है? कॉमन कोल्ड, निमोनिया, टीबी। तो ये आपको याद रह गया। फिर बारी आती है वाटर। वाटर की अगर हम लोग बात करें तो वाटर से क्या होता है कि एक्सक्रीटा का मतलब क्या हुआ? एक्सक्रीटा का मतलब हुआ वेस्ट प्रोडक्ट निकलना। जैसे जो हम लोग वॉशरूम जाते हैं, वेस्ट निकलता है, तो वेस्ट जो होता है उसके अंदर भी इन्फेक्शियस डिजीजेस होती हैं। इन्फेक्शियस डिजीजेस की बात करें अगर हम लोग, तो वाटर जब मिक्स होता है, अगर हम लोग वाटर की बात करें तो एक्सक्रीटा जैसे होता है। एक्सक्रीटा में क्या होता है? ड्रिंकिंग वाटर, जो हम पानी पीने वाला पीते हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो पीने वाला पानी है और जो हम एक्सक्रीटरी वाटर होते हैं, ये सारे मिक्स नहीं होते हैं? ये होते हैं मिक्स, ये हो जाते हैं क्योंकि ये नियर बाई सेम ही सोर्सेज से आते हैं। तो इनकी मिक्सिंग की वजह से जो माइक्रोब है वो हेल्दी पर्सन के अंदर जा सकता है। इसीलिए जो भी हम पानी पीते हैं वो पानी हमें अच्छा पीना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए कि हम आरओ वगैरह यूज़ करते हैं। आरओ का मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो जो भी आरओ वाटर जो हम यूज़ करते हैं ना, उसके अंदर रिवर्स ऑस्मोसिस हो रहा होता है। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये कुछ क्वेश्चन मैंने देखा था कि आरओ आया था और लोग समझ नहीं पाए थे, तो रिवर्स ऑस्मोसिस याद रखेंगे। और ऑस्मोसिस मैंने आपको बताया था पिछले क्लासेस में, जो भी वाटर का मूवमेंट होता है ना, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में, तो ये ऑस्मोसिस होता है, ठीक है। तो जब भी हम पानी पीते हैं वो आरओ का पीते हैं, तो आरओ में हो क्या रहा है? क्या कॉन्सेंट्रेशन कम ज़्यादा हो रही है? बैक्टीरिया की। तो इसीलिए आरओ का पानी पीना चाहिए। तो पता चल गया हम लोग को वाटर। मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे आप लोगों के लिए याद रखने की चीज़ क्या है? एग्जाम्पल। तो मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ। वाटर से कौन सी बीमारी होती है? कॉलेरा, वाटर के फैलने से, ठीक है। अब हमने देखना है फिजिकल कांटेक्ट। तो फिजिकल कांटेक्ट की मतलब क्या होता है? फिजिकल कांटेक्ट दो चीज़ें हो सकती है, सेक्सुअल भी हो सकती हैं, कैजुअल भी हो सकती हैं। सेक्सुअल आपको पता है जहाँ पे भी फ्लूइड्स एक्सचेंज हो रहे हैं, वो हो गया आपका सेक्सुअल फ्लूइड्स एक्सचेंज, ठीक है, इंटरनल फ्लूइड्स बेसिकली। तो ये जो है वो हो गए। अगर हम कैजुअल की बात करें तो जहाँ पे कोई भी इंटरनल मिक्सिंग नहीं हो रही है, जैसे कैजुअल का क्या मतलब हुआ? हैंडशेक इज़ अ कैजुअल कॉन्टैक्ट। इन दोनों से भी फैल सकती हैं बीमारियां, हग्स वगैरह ये सब, ठीक है। तो माइक्रोबियल इन्फेक्शन जैसे कि सिफिलिस एंड एड्स, दे आर ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल कांटेक्ट। ये अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, ये तो एकदम से याद रख लेना आपको। सिफिलिस लोग भूल सकते हैं, एड्स तो सबको पता होता है। ये सेक्सुअल कांटेक्ट फ्रॉम वन पार्टनर टू द अदर, द डिजीज इज स्प्रेड विच फिजिकल कांटेक्ट एंड इन्फेक्टेड मदर। और एक और चीज़ बता दूं कि आप एक कांटेक्ट मदर का भी होता है। जैसे प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी के टाइम अगर कोई मदर एक बेबी कैरी कर रही है अपना, तो क्या होता है ना, इसी बहाने में आपको एक चीज़ बता देती हूँ। जब विमेन प्रेगनेंसी के दौरान होती हैं तो उनके पास एक ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो होता है, प्लेसेंटा को अगर आप लोग कहें तो अपरा भी बोलते हैं। अपरा अगर हिंदी में कहें तो प्लेसेंटा का मतलब अपरा होता है। तो जो प्लेसेंटा होता है वो विमेन में होता है। ये क्या करता है? माँ के बच्चे को
माँ के अंदर से न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। लेकिन जब डिलीवरी हो रही होती है, यानी जब बच्चे की डिलीवरी करवा रहे होते हैं, तब ये प्लेसेंटा जो है वो ब्रेक हो जाता है और बाद में निकलता है। तो इसमें क्या होता है, माँ का ब्लड और बच्चे का ब्लड मिक्स हो जाता है और इस समय इन्फेक्टेड मदर जो है उनको उनसे बच्चे के अंदर बीमारी जा सकती है। इसीलिए अगर किसी भी मदर को HIV है तो क्या होता है, बच्चे को भी नेचुरली HIV हो जाती है। और सिर्फ यही नहीं, कुछ केसेस में ब्रेस्ट फीडिंग होती है, माँ जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उससे भी इन्फेक्शन पास ऑन हो सकता है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि प्रेगनेंसी सिर्फ सेक्सुअल एंड फिजिकल कॉन्टैक्ट ही नहीं, प्रेगनेंसी के दौरान भी जाता है। और मैं आप लोगों को वेक्टर समझा रही थी। अगर हम वेक्टर की बात करें तो वेक्टर आर द एनिमल्स दैट एक्ट एज इंटरमीडियरी and carry the infecting agent from sick person to another potential host। सिंपल भाषा में बात करूँ तो जो मैंने आपको बिचौलिया बताया था, बिचौलिया समझ लो इसको। बेसिकली होता क्या है कि ये बीमारी कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म है, इसको चाहिए होता है बीच पे एक इंटरमीडियरी जिसको हम लोग कहते हैं वेक्टर, और फिर फाइनली ये कॉज करता है जिसको बीमारी, उसको कहते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट भी नहीं, उसको कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे टारगेट ऑर्गेनिज्म। मैं आपको समझाने के लिए बोल देती हूँ, इसको आप टारगेट मान लो। इसको करवाना है, इस A को C के पास जाना है, लेकिन C तक जाने के लिए उसको B होकर जाना पड़ेगा और ये B ही है आपका वेक्टर। अगर मैं इसको डायग्राम के फॉर्म में समझाऊं तो वेक्टर जो होते हैं वो बहुत सबसे कॉमन वेक्टर जो होता है वो मस्क्यूटोज होते हैं। तभी कहा जाता है कि आप लोगों को कहा जाता होगा, बड़े बुजुर्ग कहते होंगे कि कभी भी जो पानी है वो कहीं पे भी जमा करके खुले में ना छोड़ो। क्यों नहीं बोलते छोड़ने के लिए खुले में? अगर आप पानी छोड़ देंगे और कुछ दिन के लिए वैसे ही रह जाएगा तो उसको हम लोग कहते हैं स्टैग्नेंट वाटर या फिर रुका हुआ पानी। ठीक है, ये पानी जो होता है ये परफेक्ट होता है मस्कीटोज के ब्रीडिंग ग्राउंड के लिए, यानी कि मच्छरों के अंडे देने के लिए ये परफेक्ट ग्राउंड हो जाता है। मच्छर अंडे देंगे यानी मच्छर की संख्या बढ़ेगी यहाँ, और यहीं पे आ जाएगा ये आपका डिजीज कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म, और ये चला जाएगा मच्छर यानी कि वेक्टर के पास। ये वेक्टर जो है अपने साथ पालेगा इसको A को, और फाइनली जब ये मच्छर काटेगा किसी इंसान को तो उसको हो जाएगी बीमारी। तो ये होता है पूरा हिसाब वेक्टर का। और एक और चीज़ बता दूं, मोस्टली जो फीमेल होती है ना मस्कीटो की, वही कॉज करती हैं ये बीमारियाँ, जैसे कि फीमेल एनोफिलिस। ठीक है, ये एक मस्कीटो है, इसका ये एनोफिलिस में फीमेल ही कर सकती है मलेरिया, मेल नहीं कर सकते हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। उसके अलावा जो डेंगू होता है ना, या डेंगू आप जो भी बोलते हैं, ये जो है वो जिस मच्छर से होता है उसको बोलते हैं एडिस एजिप्टी। ठीक है, ये आपको नाम मैंने बता दिया। ये मैं अंडरलाइन इसलिए करती हूँ ना, जब भी साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो उसको अंडरलाइन करते हैं, ये बस मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। तो इस तरह से आप लोगों को कॉन्टैक्ट पता चल गया। ये NCERT की पिक्चर ही लगाई है मैंने, ये देखो किस तरह से कॉमन मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़, यानी कि रोग संक्रमण के सामान्य तरीके। आप हिंदी में देखो तो व्यक्तिगत संपर्क, जो मैं बोल रही थी आप लोगों को, फिजिकल कॉन्टैक्ट, वायु के द्वारा, परोक्ष के द्वारा, संक्रमित व्यक्ति जो है और स्वस्थ व्यक्ति किस तरह से इसमें फैल रहा है। जाना तो संक्रमित से स्वस्थ में ही है ना, यानी इन्फेक्टेड से हेल्दी में ही तो जाना है। भोजन के द्वारा, कीट के द्वारा, मच्छर के द्वारा, रेबीज जो एक बीमारी होती है कुत्तों में हो जाती है उससे। तो ये आप देख रहे हैं बाय एयर, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, परोक्ष संपर्क इज इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अब हम लोग जो देखेंगे वो हम लोग देखेंगे अंग विशिष्ट तथा उत्तक विशिष्ट अभिव्यक्ति, यानी कि ऑर्गन स्पेसिफिक या टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। ये हम लोग पार्ट 2 में करेंगे, ये हमारा पार्ट 1 है। इसमें हमने सारी चीज़ें कवर कर ली। आपको मैंने पहले ही बताया 9th क्लास थोड़ा सा बड़ा और डिटेल है, तो पार्ट में वीडियोज़ आएगी, आप लोगों के लिए भी ईजी होगा। और आप लोग जो है प्लीज़ रिवाइज़ करें, अगर आप रिवाइज़ नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं बनता है। और आपको पता ही है कि जब पार्ट 2 होगा तो मैं आप लोगों को क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगी, तो तब तक आप लोग रिवाइज़ करके रखें ताकि आपसे सारे क्वेश्चंस मेरे साथ ही हो जाएं। तो चलिए मिलती हूँ आपसे दूसरी क्लास में, पढ़ते रहिएगा।